Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the gestation hypertension during the pregnancy. Okay, means कि कब जो है बीपी का लेवल इतना होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन, और उसमें भी फर्दर टाइप्स लाइक gestation हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, प्री एक्लेम्शिया किसको बोलेंगे, और तो हमारा एक्लेम्शिया क्या है, और उसने भी हमारा प्री एक्लेम्शिया के फर्दर लाइक टाइप्स लाइक हमारा माइल्ड टाइप का, सीवियर टाइप का। ओके, और प्लस इसमें हमारा ये भी है कि कौन सी लाइक की ड्रग जो है वो हम कौन सी कंडीशन में देंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से मेनली ड्रग में से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, या फिर हमारा डायरेक्ट टाइप में से क्वेश्चन आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में से टॉपिक आता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। जो हाइपरटेंशन है, हमारा हाइपरटेंशन हम कब करेंगे, जब हमारा बीपी मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg रहे हमारा ऑफ 2 times इन 4 hours कि उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि हम 4 घंटे के बीच में 2 बार बीपी ले रहे हो, उसमें बीपी हमेरा हमारा फर्स्ट टाइम 140/90 आया, बट सेकंड टाइम भी 140/90 आया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर हाइपरटेंशन। ओके, नॉर्मली क्या होता है हमारा, हमें पता है कि जब हम बीपी लेते हैं तो हमें कोर्सोक ऑफ साउंड सुनाई देती है, जो हमारा डिफरेंशिएट करता है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक के बीच का। ओके, क्या होता है कि हमारा जब हम ये हमारा बीपी चेक करते हैं इन हाइपरटेंशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हमारा क्या रहता है, मफलिंग साउंड। ओके, मफलिंग साउंड क्या होती है कि लाइक कि हमें इमीडिएट ड्रॉपिंग जो है ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, मफलिंग साउंड हम किसको बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि कोटोकॉफ साउंड जो होती है उसके फर्दर कुछ फेसेस है, लाइक जो फेस 1 होता है उसमें क्या होता है, ऐसे कोमल। फेस 1 में क्या रहता है कि हमें एकदम से जब हमें फर्स्ट टाइम जो सुनाई देती है ना आवाज, उसको वो फेस 1 काउंट होता है कोर्स ऑफ का। फेस 2 में क्या होता है कि जैसे बीपी हमने वो कफ प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेगा, हमारी वेसल्स को वे मतलब कि कंस्ट्रिक्ट कर देगा, वहां से ब्लड फ्लो नीचे नहीं जाता है। तो क्या होगा कि जब हमारे प्रेशर धीरे-धीरे जो हमारा कफ है उसका प्रेशर धीरे-धीरे डाउन होगा, तो फर्स्ट जो ब्लड हमारा आर्टरी में फ्लो करता है, प्लस हमारा जो हमें प्रेशर डायस्टोलिक के टाइम पे सुनाई देता है, वो फेज़ 2 में कंसीडर होता है। और फेज़ 3 में क्या होता है कि हमारा दैट इज़ द मफलिंग साउंड। मफलिंग साउंड में क्या होता है कि हमें जैसे कि जो इंटेंसिटी वो धीरे-धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, वो हमारा फेज़ 3 में आता है, ठीक है? और फेज़ 4 में ये होता है कंप्लीटली जो साउंड है वो डिमिनिश हो जाती है। तो मफलिंग साउंड क्या होता है, नॉर्मली जब हम हाइपरटेंशन लेते हैं तो हमें क्या है, मफलिंग साउंड सुनने को मिलती है। क्या होता है कि डायरेक्ट डायस्टोलिक जो प्रेशर डिक्रीज़ होता है वो हमें इसमें सुनाई नहीं देता है, ठीक है? इमीडिएट ड्रॉपिंग ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज़ नॉट प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, मफली सा। मेनली मफलिंग साउंड हमारा टू मतलब लाइक कि फर्दर रीजन हो सकता है, लाइक कि अगर वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, मींस कि एडिमा प्रेजेंट है, वेजो कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, या फ्लूइड रिटेंशन, इन दैट कंडीशन मफलिंग साउंड जो प्रेजेंट रहती है, ठीक है? मफलिंग साउंड क्या है, 2 रीजन से हमारा फर्दर आ सकती है। एक तो क्या है, पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंशन, मैंने बता दिया हाइपरटेंशन में क्यों रहेगा, बिकॉज फ्लूइड रिटेंशन रहेगा प्लस वेजो कंस्ट्रिक्शन है, उसके कारण मफलिंग साउंड रहेगी। दूसरा हमारा क्या है, हम बोल सकते हैं हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं वन टाइप ऑफ हमारी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है? जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है, इसमें क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी से पहले ही हाइपरटेंशन प्रेजेंट थी, ठीक है? हाइपरटेंशन प्रेजेंट बिफोर कंसेप्शन, ठीक है? इसमें क्या है कि कंसेप्शन से पहले ही हाइपरटेंशन प्रेजेंट थी, उसको हमने क्या बोला, क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या रहेगा, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें भी इंक्रीज होगी, सेकंड, थर्ड, या हम बोले आफ्टर डिलीवरी, तो हमारा क्या रहता है, जो बीपी है वो इंक्रीज ही रहेगा। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन। मींस कि वो ड्यू टू प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, वो ड्यू टू सेकेंडरी रीजन या और प्राइमरी रीजन के कारण हो गया है, ठीक है? जो हमारी हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है, हमें पता है क्या है, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, इसमें क्या रहता है, बीपी जो है वो इंक्रीज रहता है, मींस कि 140/90 से अबव होगा,
बट इसमें प्रोटीन यूरिया एडिमा या हमारा एंड ऑर्गन सिम्टम कुछ नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मेनली ये 20 to 24 वीक्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इतना याद रखना। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो नॉर्मल होगा, ठीक है, जो बीपी है वो फर्स्ट में नॉर्मल रहेगा, सेकंड में इंक्रीज्ड होगा, थर्ड में भी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, एंड आफ्टर डिलीवरी हम बोल सकते हैं 12 वीक्स के बाद क्या हो जाता है, ये नॉर्मल आ जाता है बिकॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग में क्या होता है कि हमारा जो सोडियम वगैरह है वो लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, तो उसके ब्लड भी लॉस हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाइपरटेंशन एक तो किसको बोलेंगे, प्लस हमारा मफलिंग साउंड क्या होती है, वो कब प्रेजेंट रहती है, क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या है, और हमारा हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, वो क्या। आपको सिनेरियो बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक मदर आई थी, उसका हमने ब्लड प्रेशर चेक करा, ठीक है, वो क्या थी हमारी 20 वीक्स ऑफ, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो कब आई है, 18 वीक्स पे हमारे पास आई है, और हमने देखा कि उसको क्या है, बीपी उसका इंक्रीज है, 2 टाइम्स हमने चेक करा, 140/90 ही आ रहा है, तो हम उसको कौन सा टाइप ऑफ हाइपरटेंशन लाइक हम बोलते हैं प्री एक्लम्शिया है, एक्लम्शिया, या फिर हम बोल सकते हैं एक्लम्शिया है, या प्री एक्लम्शिया, या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है। तो आपको राइट आंसर बताना है। अगर तो बिफोर 20 वीक्स की बात कर रहे हैं कि 20 से पहले ही उसको हाइपरटेंशन था, तो वो हमेशा याद रखना क्रोनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा गेस्टेशनल होता है वो हमेशा सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, दैट इज आर 20 to 24 वीक्स जो है इसका एक सेट क्राइटेरिया, उसमें जो है हमारा हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। देन अगर बात करें कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आया कि एक मदर थी, उसको क्रोनिक हाइपरटेंशन में थी, बट प्लस उसको क्या हो गया कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी उसका बीपी इंक्रीज हो गया, मीन्स कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी होगी। जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड हाइपरटेंशन, या फिर हम बोल सकते हैं सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया, ठीक है, ओके, समझ आ गया। सुपर इम्पोज हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे कि क्या होगा कि हमारा नॉर्मली क्रोनिक हाइपरटेंशन तो प्रेजेंट है, प्लस क्या है कि उसको एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी क्या हो गया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ सुपर इम्पोज्ड हाइपरटेंशन। देन हम बात करते हैं कि जो हमारा हाइपरटेंशन है उसमें कौन कौन सी जो है टर्म्स जो है वो नीली रहती है, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप्स का मेनली देखने को मिलता है, वही मैंने आपको पहले बताया था। एक होती है हमारी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड दूसरी होती है हमारी प्री एक्लेम्पशिया। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जो गेस्टेशनल है वो मैंने क्या बताया कि इसमें बीपी कितना रहेगा हमारा, 140/90 रहेगा, प्लस हमारा क्या रहेगा, नो प्रोटीन यूरिया एंड नो हमारा एडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ आ गया। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन किसको बोलेगी, जिसमें से बीपी ही इंक्रीज है, ओके। जो प्री एक्लेम्पशिया है इसमें क्या होगा, बीपी तो हमारा मोर देन 140/90 ऑफ एचजी तो होगा, बट प्लस क्या रहेगा, प्रोटीन यूरिया और हमारा प्लस एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो रहेगी, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, प्री एक्लेम्पशिया। अगर हमारे पास प्री एक्लेम्पशिया की मदर आ रही है, उसने प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है या कोई भी एंड ऑर्गन डैमेज का कोई सिम्टम प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम नॉर्मली जब मदर आ रही है तो हमारे दो टेस्ट रहते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, रैंडम प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वेदर द प्रोटीन यूरिया इज प्रेजेंट और नॉट, ओके। और एक हम कर सकते हैं 24 आवर प्रोटीन टेस्ट,
जो हमारा रैंडम प्रोटीन टेस्ट है इसमें क्या रहता है, रैंडम मतलब कि कभी भी कर दिया, तो इसमें हमारा 30 mg क्या रहता है, हमारा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और जो 24 वाला है उसमें 300 mg प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ओके। और नॉर्मली हमें पता है हम प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एक डिपस्टिक जो करते हैं, जो यूरिन में हम स्टिक्स डालते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कलर है उसको चेक करते हैं, ठीक है। और उससे हमें पता चलता है कि अगर वो प्लस प्लस में होता है कि अगर एक प्लस है, दो प्लस है, तो कितना प्रोटीन जो प्रेजेंट है, ठीक है। वो भी हम अपने प्रोटीन के लिए जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके। नाउ अब हम स्टडी करते हैं इसमें पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी का मतलब पैथोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसी होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि मेल प्रॉब्लम किस में हो रही है, इन प्लेसेंटा। ओके। क्या है, मेल प्रॉब्लम हमारी प्लेसेंटा में है, वो भी किसना, हमारा ट्रोफोब्लास्ट हेयर में। ओके। लेयर में ये प्रॉब्लम होने के कारण क्या हो रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर में प्रॉब्लम आने के कारण क्या होगा कि ये क्या करेगा, केमिकल रेडिएंट को रिड्यूस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो केमिकल मेडिएटर है, ये रेडिएंट है, वो क्या आएंगे, हमारे सर्कुलेशन में आएंगे। हमारी सर्कुलेशन में एक तो हमारी मैटरनल सर्कुलेशन में जाएंगे, प्लस हमारे फीटल सर्कुलेशन में जो है वो एंटर करेंगे, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन में जाएंगे। इसमें क्या है कि अगर मैटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, क्रिएट होस इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये जो केमिकल मेडिएटर्स है वो क्या करेंगे, हमारी मैटरनल सर्कुलेशन में जाकर वहां पर क्या कर देंगे, फोर्स क्रिएट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा लीकेज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या होगा कि जो हमारा इंट्रासेलुलर जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, पोर्स के कारण वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एडिमा, ठीक है। इसलिए हमारा हाइपरटेंशन में एडिमा प्रेजेंट रहता है मदर में। मेन रीजन क्या है कि प्लेसेंटा में मेन प्रॉब्लम आ गई, वो केमिकल मेडिएटर्स क्रिएट करेगा। और ये जो मेडिएटर है वो मैटरनल सर्कुलेशन जो मैटरनल ब्लड वेसल्स है उसमें पोर्स क्रिएट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में शिफ्ट हो जाएगा, जो कॉज करेगा एडीमी। ओके। अगर तो हमारा क्या है, ये कहाँ चला गया, प्लूरल कैविटी में, ठीक है। दूसरा हमारा कहाँ चला गया, अगर पेरिटोनियल कैविटी, क्योंकि अब क्या है, हमारा फ्लूइड कहीं से भी जो है वो लीक हो सकता है, ठीक है। तो इन केस अगर प्लूरल कैविटी में चला गया तो वो क्या पोज करता है, हमारा प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। फ्लूरल इफ्यूजन मतलब क्या है कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है मोर देन 15 ml, तो उसको मोर देन 50 ml, सॉरी, तो उसको हम क्या होते हैं, प्लूरल कैप इफ्यूजन, ठीक है। और जो फर्दर क्या लीड करेगा, दैट इज द पल्मोनरी एडिमा। ये मेन सिम्टम याद रखना, हमारा हाइपरटेंसिव पेशेंट में, हाइपरटेंसिव प्रेग्नेंट वीमेन में पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और इन केस अगर पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तब तो हमें पता ही क्या कोज करेगा, हमारा एसाइटिस, ठीक है। क्या हुआ, पैथोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि मेन प्रॉब्लम क्या थी, प्लेसेंटा में थी, वो भी किस लेयर में थी, ट्रोफोब्लास्ट लेयर में। उसने क्या करा कि हमारे केमिकल मेडिएटर्स को प्रोड्यूस करा, और इन्होंने क्या करा, मैटरनल सर्कुलेशन में जाकर हमारी जो ब्लड वेसल्स है मदर की, उस पे पोर्स क्रिएट कर दिए। और पोर्स क्रिएट होने के कारण क्या हुआ कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो शिफ्ट कहाँ हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर में, और वो एलिमा कोज कर दिया। इन केस अगर प्लूरल में जाता है तो प्लूरल इफ्यूजन, जिसको हमने बोल दिया, फर्दर पल्मोनरी एडिमा कोज करेगा। और अगर पेरिटोनियल कैविटी में जाता है, एब्डोमेन में जाता है मतलब, तो क्या कोज करेगा, हमारा एसाइटिस। इन अब क्या हुआ कि जो फ्लूइड तो हो गया, लेफ्ट ओवर क्या रहेगी, हमारी पीछे आरओसीज, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो पीछे रहेगी। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, अब क्या फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। क्योंकि क्या हो गया कि अब सिर्फ आरएसी आरएसी है, कोई फ्लूइड नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो वहीं पर आईवीसी एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू कर देगी और क्या कर देंगी, क्लॉट फॉर्म कर देंगी, जिस क्लॉट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस।
दो टर्म्स होती, एक होता है थ्रोम्बस और एक होता है एम्बोलाई। तो अगर थ्रोम्बस पूछा जाए तो थ्रोम्बस मीन्स कि कोई भी क्लॉट फॉर्म हुआ है एक जगह पर जो मूवेबल नहीं है। ओके, मीन्स कि अगर मान लो आपके पल्मोनरी कैविटी में या पेरिटोनल कैविटी में थ्रोम्बस बना तो वो कभी भी मूव नहीं करेगा। और एम्बोलाई क्या होता है कि वो भी क्लॉट फॉर्मेशन है बट वो थ्रोम्बस की फर्दर स्टेज। अगर जब थ्रोम्बस मूव करना स्टार्ट हो गया तो उसको हम एम्बोलाई बोलते हैं। हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि क्लॉट जो मूवेबल है, लाइक हमें फैट एम्बोलिज्म था तो वो हमारे प्लूरल में आके हमें लाइक कि डिज़निया वगैरह गोज़ कर रहा है तो वो क्या किस में जाएगा, हमारा एम्बोलाई में। ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रखना। अब क्या हुआ कि ये थ्रोम्बस बनने में किस किस की हेल्प रही, एक तो हमारा क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, दूसरा हमारा प्लेटलेट, इन दोनों ने ये थ्रोम्बस बनाया। अगर प्लेटलेट ने थ्रोम्बस फॉर्म करा तो क्या हुआ, प्लेटलेट का लेवल कम हुआ ना, तो क्या हुआ, डिक्रीज प्लेटलेट, जिसको हमने क्या बोल दिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर क्लोटिंग फैक्टर यूज्ड हुए तो उनका लेवल क्या हो गया, डिक्रीज क्लोटिंग फैक्टर, क्योंकि वो सारे कहाँ पर यूज होना स्टार्ट हो गया, हमारे क्लोट बनाने में। ओके, अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लोट हुआ है, ठीक है, अगर तो ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, रीनल में। तो रीनल में क्या करेगा, जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब कि जो हमारा नेफ्रॉन्स है उनको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, डैमेज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारा जीएफआर रेट है वो कम हो जाएगा, तो जो भी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमारा इंक्रीज क्रैक एंड यूरिया लेवल। ठीक है, प्लस एक और सिम्टम क्या रहता है, तो प्रोटीन यूरिया। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन जो है वो यूरिन में नहीं जाता है, बट जब क्या है हमारे नेफ्रॉन्स डैमेज हो गया तो वो क्या कर, वो जो है उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रोटीन लॉस होगा यूरिन में। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर यही वाला हमारा क्लोट कहाँ पर चला गया, लीवर में, तो लीवर में क्या करेगा, इंक्रीज लीवर एंजाइम। ठीक है, ये जो है हमें चीजें देखने को मिलेंगी। अब हमसे कोई पूछे कि क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ प्री एक्लेम्शिया, क्लिनिकल फीचर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर हमें प्री एक्लेम्शिया में क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि रीनल में जाएंगे तो क्या कर देगा, प्रोटीन यूरिया कोस करेगा। सेकंड क्या रहेगा, हमारा इंक्रीज क्रेट लेवल, साथ में और क्या रहेगा, हमारा इंक्रीज लीवर एंजाइम, और हमारा पल्मोनरी एडिमा, प्लस विजुअल डिस्टरबेंस, या हम बोले तो हमें क्या रहेगी, हेडेक। ये क्या है, मेन हमारे फीचर्स है जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे प्री एक्लेम्शिया में। ओके, और प्लस हमारा हमें पता है कि प्लेटलेट का लेवल क्या होगा, साथ में डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि वो प्लॉट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री एक्लेम्शिया के भी टाइप्स को। तो जो हमारा कौन कौन सा होता है, माइल्ड फॉर्म एंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया, टाइप्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया। जो माइल्ड है इसमें क्या रहता है, बीपी रहेगा मोर देन 140/90, बट नॉट मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। प्लस प्रोटीन यूरिया तो प्री एक्लेम्शिया में प्रेजेंट रहेगा, बट इसमें कितना प्रोटीन यूरिया रहता है, तो हमारा 3 ग्राम प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर सीवियर की बात करें तो इसमें बीपी कितना रहेगा, मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg रहेगा, प्लस हमारा 5 ग्राम क्या रहेगा, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट रहेगा। समझ गए, ये है हमारा माइल्ड डोजिंग। इन केस अगर आपके पास ओपीडी में पेशेंट आता है माइल्ड के साथ, तो इसमें नो नीड ऑफ हाइपरटेंसिव मेडिसिन,
हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हाइपरटेंसिव एडवाइस करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एडवाइस। क्या हो गया कि माइल्ड हम किसको बोलेंगे, जिसमें 140/90 से अबव हुआ बट नॉट मोर देन 160/10, और इसमें प्रोटीन यूरिया कितना रहता है, तो 3 ग्राम। और इसमें हमेशा याद रखना ओपीडी बेस पे अगर मदर आ रही है तो उसको हम बोलेंगे लाइक डाइटरी मैनेजमेंट करने के लिए। बट इसमें हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट है लाइक हम मेडिसिन वगैरह कोई भी नहीं देंगे। बट इन केस ऑफ सीवियर में तो हम सीवियर में क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट जो वो करते हैं, दैट इज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हम पेशेंट को देंगे। ओके, क्या है कि अगर इफ सीजर इज प्रेजेंट, प्री एक्लेम्शिया है मदर को, मीन्स कि हाइपरटेंशन है, उसका बीपी इंक्रीज जब प्लस उसको सीजर आ गए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर एक्लेम्शिया। अगर एक्लेम्शिया पूछा जाए तो वो क्या है, हमारा सीवियर कंडीशन है या सीवियर कॉम्प्लिकेशन है हमारे प्री एक्लेम्शिया की। ये क्या है, सीवियर स्टेट है या बोल सकते सीवियर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसमें अगर आपको पूछा जाए इम्पेंडिंग साइन क्या रहते हैं, जिससे आप मतलब लाइक कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि मदर प्री एक्लेप्सिया बट उसको एप्लेक्सिया आ सकता है, इम्पेंडिंग साइन। इसमें क्या क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमिनल पेन रहेगा मदर को, ठीक है। मदर किसकी कंप्लेंट करेगी, एब्डोमिनल पेन की। सेकंड उसको हेडेक रहेगा प्लस विजुअल डिस्टरबेंस। थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या हम बोल सकते हैं डिजनिया। ये क्या है हमारे, अगर तीन सिम्टम प्रेजेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्री एक्लेम्शिया मदर है उसको चांसेस है या रिस्क है एक्लेम्शिया का, ठीक है। एक्लेम्शिया क्या है, हमारी सीवियर स्टेट है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन है हमारी प्री एक्लेम्शिया की, जिसमें हमारा क्या रहता है, सीजर प्रेजेंट रहता है। अब अगर आपको बात करें कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे इन केस अगर क्या हो गया है, हमारी मदर आई है उसको एक्लेम्शिया हो गया है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। पोजीशन कौन सी देते हैं, लेफ्ट लेटरल, क्यों, क्योंकि वो एस्पिरेट ना करे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देगी। सेकेंडली हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सक्शन पहले हमारा हमेशा माउथ को होता है, देन जो नोज को होगा। फिर हम क्या करेंगे, सक्शन मेनली क्यों करते हैं, ताकि हम एयरवे को पेटेंट रख सके। थर्ड हम क्या करेंगे, अब पेटेंट हो गया एयरवे तो हम O2 एडमिनिस्टर करेंगे। O2 एडमिनिस्टर किससे करते हैं, तो हमारा नॉन ब्रीदिंग मास्क से करते हैं, ठीक है। ओके, देन हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करते हैं, तो हमारी जो मेडिसिन है वो देते हैं। इसमें एक्लेम्शिया में हमेशा याद रखना कौन सी मेडिसिन देते हैं, MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्शिया, दैट इज द हमारा MgSO4। अगर पोजीशन से भी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी हो तो हमने क्या करना है, सेफ्टी। हमेशा एक्लेम्शिया या सीजन वाले पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सेफ्टी, देन हम पोजीशन वगैरह देंगे, सक्शन करेंगे एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। फर्दर हम साथ में क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे हमारे डॉक्टर्स को, और हमारा क्या रहेगा, मेडिसिन जो है वो हमने गिवन करनी है। ओके, और ये और एक क्या है कि अगर आपके पास आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक प्री एक्लेम्शिया की मदर है उसका बीपी 40/90 है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, सोडियम नेवर सो नेवर गिवन सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, क्योंकि जो सोडियम है वो किस में हेल्प करता है, हमारे इलेक्ट्रो मतलब कि फ्लूइड बैलेंस करता है, तो साथ में हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं जो हमारी फीटस की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। हम ये बोल सकते हैं मदर को कि वो सोडियम कम ले, नमक कम ले, बट लेना है, मतलब टोटली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपके पास प्री एक्लेम्शिया मदर आ रही है, उसका बीपी इतना आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सी डाइट जो वो एडमिनिस्टर करोगे, तो आपने कभी भी ये नहीं करना है कि उसको सोडियम में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि हम लेस अमाउंट ऑफ सोडियम इनटेक करना है, बट करना है।
देन अब बात करते हैं हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन आया है, क्या है हमारा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या देंगे। ओके, तो जो हमारी प्री एक्लेंशिया में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है दैट इज आर लेबिटालोल। जो लेबिटालोल है हम 20 mg देते हैं। इसकी एक एम्प्यूल जो 20 mg दे सकते हैं एट ए टाइम, बट मैक्सिमम जो है 220 mg जो है वो हम दे सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एंटी हाइपरटेंसिव क्राइसिस हुई है, एक तो नॉर्मली क्या है प्री एक्लेम्पसिया एपी हाइपरटेंशन में कौन सी देंगे प्रेगनेंसी में, तो लेबिटालोल। बट अगर आपको पूछा एंटी हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब भी कौन सी देंगे, हमारा लेबिटालोल। ओके, क्या हुआ कि हमने मैक्सिमम डोज जो है वो लेबिटालोल की दे दी, बट बीपी इज नॉट कंट्रोल, देन हम क्या देंगे, सॉरी, क्या है कि हमने मैक्सिमम डोज जो है लेबिटालोल की दे दी फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। और ये जो रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है इसमें हम कौन सी ड्रग देते हैं, दैट इज आर सोडियम नाइट्रोपरसाइड। ये ड्रग्स याद रखना। अगर डायरेक्ट क्या पूछे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी देंगे हमारी प्रेगनेंसी में, तो लेबिटालोल। अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस पूछे तब भी हमारा लेबिटालोल। आपको ऐसे बोला है कि मदर हाइपरटेंसिव है, उसको हमने क्या दिया, मैक्सिमम डोज ऑफ लेबिटालोल दिया, फिर भी क्या हो रहा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो कौन सी कंडीशन है हमारी, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछे कि रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है, तो हमारा सोडियम नाइट्रोपरसाइड। अगर आपको पूछे सेफेस्ट ड्रग क्या है प्रेगनेंसी में फॉर हाइपरटेंशन, सेफेस्ट ड्रग क्या है हमारी, अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा क्या है हमारी सेफेस्ट ड्रग है, बट हम इसको यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। ओके, देन अगर आपको पूछा जाए कि एक्लेम्पसिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो दैट इज आर MgSO4। कौन सी है हमारी, MgSO4। और आपको मतलब और कौन कौन सी ड्रग्स है जो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कौन सी है जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी नहीं देते हैं हाइपरटेंशन में, तो हम बोल सकते हैं हमारी ACE इनहिबिटर। ठीक है, जिसके एप्टोप्रिल एनाप्रिल वो नहीं देंगे, प्लस हमारे डायरेटिक्स नहीं देंगे क्योंकि वो फ्लूइड को लॉस कर देगी, प्लस डाइजॉक्सिन कभी नहीं देते हैं क्योंकि वो मदर की हार्ट रेट को कम कर देगा, जिसके कारण फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, दीज ड्रग्स आर नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है कि अगर एक्लेम्पसिया है तो मतलब सीजर, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक मदर है उसका बीपी इतना है, उसको जो है सीजर आ गया, तो विच ड्रग जो है वो हम देंगे, तो आपको मतलब उसमें लिखा होगा फेनाटोइन, फिनोबार्बिटोन, और ये जो हमारा एंजेसोपोर है वो सबसे एंड में लिखा होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर क्या है डिलीवरी के विद इन 24 आवर्स तक हम क्या देते हैं, हमारा MgSO4। आफ्टर 24 आवर्स बाद हम क्या कौन सा दे सकते हैं, जो हमारी एंटी, हम बोल सकते हैं सीजर ड्रग्स है, लाइक वो हम दे सकते हैं, लाइक फेनाटोइन हो गया, बालपोरेट हो गया, सोडियम बालपोरेट, वो जो है को हम ड्रग्स दे सकते हैं। बट बिफोर, अगर आपका ऐसे पूछा है कि एक मदर है उसकी डिलीवरी कंडक्ट हुई है, अभी उसके 10 आवर्स ही हुए हैं और उसको सीजर आ गया, तो हम कौन सी ड्रग देंगे, तो तब भी हम MgSO4 देंगे। डिलीवरी के 24 आवर्स तक हम MgSO4 ही देंगे, क्योंकि क्या है, अगर हम क्या, अगर हमारी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है लाइक फेनाटोइन वगैरह दे देंगे, तो ये क्या करेगा, फीटल एनोमलीज कोज करेगा, और जिसके कारण फीटस में कोई भी डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। दैट्स वाई हम क्या नहीं करते, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। अब आपको पूछा जाए जो MgSO4 है इसका एंटीडोट क्या है, इन केस क्या हो गया है हमारा MgSO4 क्या है, उसका टॉक्सिसिटी होगी, देन हम एंटीडोट का देते हैं 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी है, तो विच ड्रग वी हैव टू गिवन, तो हम कौन सी करेंगे, हमारा 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। देन कभी भी जो हमारा MgSO4 हम दे रहे हैं तो उसका जो हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स है, थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना हमारा MgSO4 का, दैट इज 4 to 7 है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ MgSO4 अगर क्या है लेस देन 4 आ रहा है इंडेक्स, तो मतलब क्या होगा, सीजर नॉट कंट्रोल्ड। अगर मोर देन 7 लेवल आता है वो क्या कोस करेगा, हमारी टॉक्सिसिटी कोस करेगा, ठीक है। अगर मोर देन 10 है तो हमारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। फर्स्ट क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्सेस। अगर मोर देन 15 है देन क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मीन्स कि जो हमारा रेस्पिरेटरी है उसका डिप्रेशन होगा। एंड अगर मोर देन 20 है देन कार्डिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। आपको डायरेक्ट पूछा है कि हम क्या है, हमने MgSO4 देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, तो हमेशा हमने क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन आउटपुट चेक करनी है। चेक यूरिन आउटपुट फर्स्ट, ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml/h है तो हमने MgSO4 जो है वो नहीं देनी है, क्योंकि MgSO4 ने निकलना कहाँ से, किडनी के थ्रू यूरिन में निकलना है। जब हमारी किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, MgSO4 बॉडी के अंदर ही रहेगी और वो क्या कोस करेगा, टॉक्सिसिटी। सेकंड हम क्या चेक करेंगे, नी जर्क रिफ्लेक्सिस। थर्ड थर्ड क्या हम चेक करेंगे, हमारा रेस्पिरेटरी रेट। थर्ड क्या है, रेस्पिरेटरी रेट। अगर लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट है देन हम MgSO4 नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा MgSO4 है वो क्या करता है, हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा। ऑलरेडी हमारा क्या है, रेस्पिरेशन कम है, तो क्या करेगा, अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होगी तो हमारा रेस्पिरेशन रेट और ज़्यादा हो जाएगा और मदर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और डिजीनेस देखने को मिलेगी और फर्दर एट लास्ट जो है वो डेथ भी मदर की हो सकती है। ओके, और इसका एंटीडोट मैंने बता दी, कैल्शियम क्या है, हमारा 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट है, वो क्या करता है, वेजो डायलेशन कर देता है। जब डायलेशन हो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो उसके कारण ब्लड फ्लो भी हमारा अच्छा रहेगा। और हमारा क्या होगा, अगर ब्लड फ्लो अच्छा रहे तो सबसे पहले ब्लड किसको मिलेगा, किडनी को, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा MgSO4 बाहर चला जाएगा यूरिन के थ्रू और टॉक्सिसिटी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ओके, ये तो था हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें कि हमें परमानेंट ट्रीटमेंट क्या करना है इन केस अगर क्या है, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया है, तो परमानेंट ट्रीटमेंट मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या है कि अगर क्या है, माइल्ड फॉर्म ऑफ प्री एक्लेम्शिया है, क्या है, माइल्ड अगर प्री एक्लेम्शिया है देन हम डिलीवरी कंडक्ट करेंगे आफ्टर 37 वीक्स। ओके, और गेस्टेशन अगर इन केस अगर हमारा सीवियर प्री एक्लेम्शिया है तो उसमें हम डिलीवरी कंडक्ट करते हैं एट 34 वीक्स में। ओके, बट इन केस अगर सीजर जो है वो प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी चाहे वो 22 वीक्स है चाहे 28 वीक्स है उसी टाइम पर डिलीवरी कंडक्ट कर देंगे। डिलीवरी कंडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशन, मीन्स कि हमें गेस्टेशन पीरियड से कोई मतलब नहीं है। अगर क्या हुआ, सीजर प्रेजेंट हो गए तो हम डिलीवरी जो है वो कभी भी कर सकते हैं। और
जो हमारा मेनली डिलीवरी रहेगी वो कौन-सी रहेगी? हमारी वेजाइनल रहेगी। आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन जो हमारा हम बोल सकते हैं प्री एक्लेम्शिया या हमारा सीज़र्स है वो कब प्रेज़ेंट रहते हैं? तो हमारा हम बोल सकते हैं हमारा एंटीपार्टम पीरियड में। मतलब क्या है? मतलब जो हमारा एक एंटीपार्टम होता है, सॉरी एक एंटी, एक इंट्रा और एक पोस्ट। तो मोस्ट कॉमनली सीज़र या प्री एक्लेम्शिया इसमें देखने को मिलता है हमारा एलटी में, ओके? ये हमारा था ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे? अगर बीपी जो है वो हम 4 आवर्स में 2 टाइम्स कर रहे हैं और बीपी मोर देन 140/90 देन हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन में मेनली मफलिंग साउंड प्रेजेंट रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, व्हिच साउंड इज हियर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ बीपी? तो हमारा कौन सा रहेगा? मफलिंग साउंड रहेगा। और इसमें कौन-सा है कि हमारा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कौन-सी है और हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन कौन-सी है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक मदर है, उसको बीपी रेज़्ड है और मतलब कब है? 18 वीक्स में। तो वो व्हिच टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है? क्रोनिक है, गेस्टेशनल है, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया। तो वो कौन-सी है? क्रोनिक, क्योंकि जो हमारी गेस्टेशनल है वो आफ्टर 22 वीक्स होती है, ओके? मीन्स कि सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल रहेगी, सेकंड में बढ़ेगी, थर्ड में बढ़ेगी और आफ्टर डिलीवरी 12 वीक्स के बाद वो क्या है? नॉर्मल आ सकती है, आएगी और आएगी ही आएगी ड्यू टू द पीपीएच, ओके? देन हमने पढ़ा कि हमारा एक्लेम्शिया में क्या होता है और हमारा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या रहता है। देन हमारे एक्लेम्शिया के फर्दर क्या टाइप्स है, लाइक कि हमारा माइल्ड में क्या रहता है, सीवियर में क्या रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ड्रग्स का याद रखना कि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो विच ड्रग वी विल गिविंग टू द पेशेंट। और अगर हमारा डायरेक्ट हाइपरटेंशन पूछा कौन सी ड्रग देंगे, अगर हमारा रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन पूछा है, सेफेस्ट ड्रग पूछा है, एक्लेम्शिया पूछा है, तो ये सेपरेट सेपरेट ड्रग्स है, वो सारी याद रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में से ही बनता है। और एक डायरेक्ट सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिकल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक मदर है, वो क्या है, उसका बीपी हम बोल सकते हैं 140/90 है, प्लस उसको क्या है क्रैम्पिंग वगैरह हो रही है, तो हम डिलीवरी और उसका gestation 34 चल रहा है, तो हम कब डिलीवरी कंडक्ट करेंगे? तो हम आफ्टर 37 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया वो कौन सा है? माइल्ड फॉर्म का है। माइल्ड में क्या होता है कि 140/90 बीपी रहता है, नॉट मोर देन 160/90। बट अगर आपको ऐसा पूछा है कि 34 वीक्स ट्राइमेस्टर चल रहा है मदर का, बट उसका जो बीपी है वो मोर देन 160/90, तो हम क्या करेंगे? डिलीवरी उसी टाइम पे कंडक्ट कर देंगे। आपको क्या पूछा है कि 20 वीक्स है, 24 वीक्स है, 38 वीक्स है या 32 वीक्स है, बट क्या है मदर को सीजर आ गया, तो हम डिलीवरी कब कंडक्ट करेंगे? तो आप बोलोगे कि उसी टाइम, फॉर एट अ टाइम जो है वो हम डिलीवरी कंडक्ट करेंगे, हम कोई वेट नहीं करेंगे गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने का। ये याद रखना कि हमारा माइल्ड में कौन सा कितना हाइपरटेंशन का वैल्यू रहता है और सीवियर में कितना रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये याद रहेगा कि हमारा कौन से वीक्स में हमने गेस्टेशनल सॉरी कौन से वीक में हमने वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करनी है। और आपको पूछा जाए कि एक हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे पूछ सकते हैं कि मोर देन हमारा 10 लेवल हो गया तो क्या देखने को मिलेगा। दूसरा डायरेक्ट आपको ऐसे आ सकता है कि मदर को सीजर है, हम उसको एमजेसो4 एडवाइस करना चाहते हैं, बट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करेंगे? तो हमारा हमेशा रहेगा 24 आवर्स का यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि किडनी नॉर्मल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो लेस देन 30 तो हम करेंगे ही नहीं, देंगे नहीं, क्योंकि उसको टॉक्सिसिटी का चांसेस है। देखो सीजर से तो लाइक बच भी जाएगा, बट अगर आपने एंजियोस्कोप दिया है, यूरिन आउटपुट नहीं है, किडनी वर्क नहीं कर रही है, क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी। और उसी टाइम पर क्या होगा? अगर मोर देन 10 चला गया तो हमारा नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन रहेगा, मोर देन 15 है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और अगर मोर देन 20 हो गया हमारा तो किडनी डैमेज हो जाएगी, सॉरी हमारा कार्डिक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर और मदर की जो है वो डेथ हो सकती है, ओके? तो हमेशा ये चीज़ें याद रखनी कि विच कंडीशन जो है वो हमने चेक करनी है बिफोर गिविंग एनी ड्रग्स, ओके? आपको डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आएगा और ऐसे पूछ सकते हैं टॉक्सिसिटी हो गई है तो हम कौन सी ड्रग जो है वो देगी, ओके? ये था हमारा ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, थैंक यू।